गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज हम एक नई वीडियो लेके आए हैं आपके लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। हमारी वीडियोस को देख के आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं। इस वीडियो को जल्दी से तुम लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। आज हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का टॉपिक पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं। दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर वेरी स्मॉल एंड कैन नॉट बी सीन बाय अ नेक्ड आई। एक नेक्ड आई से जिन ऑर्गेनिजम्स को हम नहीं देख सकते वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनको माइक्रोस्कोप के अंदर ही देखा जा सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमने 5 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया हुआ है। सबसे पहले बैक्टीरिया, फिर फंगस, फिर वायरसेस, फिर प्रोटोजोआ एंड एल्गे। हम एक एक करके सारे ग्रुप्स के बारे में सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने होते हैं। 5 ग्रुप्स में बांटे हुए हैं, पर 2 तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक यूनिसेल्यूलर और एक मल्टीसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर होते हैं सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो एक सेल से बने हुए होते हैं, और मल्टीसेल्यूलर होते हैं जो मैनी सेल्स होते हैं। अगर हम अपने सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो वो बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया बहुत स्मॉल होता है। बैक्टीरिया वायरस से लार्ज होता है बट स्टिल सो स्मॉल। हम उसे फिर भी नहीं देख पाते हैं एक नेक्ड आई से, आप माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं। बैक्टीरिया आर ऑफ 3 टाइप्स, और ये 3 टाइप्स शेप के बेस पे अलग अलग किए गए हैं, क्लासीफाई किए गए हैं। फर्स्ट स्पाइरल, सेकेंड रॉड शेप्ड एंड थर्ड स्पायरिकल बैक्टीरिया। ये 3 शेप के बैक्टीरियाज होते हैं। ह्यूमन डिसीजेज जो बैक्टीरिया से होती है वो टाइफाइड, वूविंग कफ, नॉर्मल कफ जिसे हम बोलते हैं जो बच्चों को हो जाता है, फूड पॉइजनिंग, कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया, ये सब जो है बैक्टीरिया की कुछ डिसीजेज हैं। अगर हम अपने नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो वायरसेस है। वायरसेस कभी भी एक होस्ट बॉडी के बाहर डेवलप नहीं हो सकते। ये रिप्रोड्यूस एंड मल्टीप्लाई एक होस्ट बॉडी किसी के सेल के अंदर, किसी ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर ही करते हैं। ये किसी ऑर्गेनिज्म के सेल के बाहर नहीं कर सकते मल्टीप्लाई खुद को। सम डिसीजेज बाय वायरस जो है वो इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, कॉमन कोल्ड, पोलियो, ये सब है। तो ये आप एक तरह से कह सकते हो कि ये डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं होस्ट की बॉडी के बाहर। अगर हम नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ सिंगल सेल्ड होते हैं, बैक्टीरिया भी सिंगल सेल्ड होते हैं, बट वायरसेस सिंगल सेल्ड नहीं होते हैं। वायरसेस मल्टीसेल्यूलर होते हैं। ये यूनिसेल्यूलर है प्रोटोजोआ। ये एल्गाई की तरह ही होता है। प्रोटोजोआ जो है ये पॉन्ड्स में, लेक्स में, डर्टी वाटर ड्रेन्स में पाया जाता है। ये बैक्टीरिया, सॉरी, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पॉन्ड्स में, लेक्स में एंड डर्टी वाटर ड्रेन्स क्या होती है, नाली, गंदे पानी की नाली, जिसमें आपका जो आप वाटर यूज़ करते हो नाली के द्वारा ही तो बाहर जाता है घर से, पाइप्स में से, फिर ड्रेन्स में। डिसीजेज जैसे कि डायसेंट्री एंड मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से होती है। प्रोटोजोआ का जो प्लाज्मोडियम है इसको हम कॉमनली मलेरिया का पैरासाइट बोलते हैं। मलेरिया का जो पैरासाइट है ये मच्छर के अंदर होता है, और मच्छर के द्वारा हमारे ब्लड के अंदर चला जाता है, हमारी वेन्स के अंदर चला जाता है, जिससे हमें मलेरिया हो जाता है। बेटा जो डेंगू है ना, डेंगू वो बैक्टीरिया से होता है, और चिकनगुनिया वायरसेस से होता है। डेंगू बैक्टीरिया से होता है और चिकनगुनिया वायरस से होता है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जो फंगई है। फंगई एक लार्ज ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए ये वाइट कलर की होती है। इसकी कोई लीव्स भी नहीं होती है, इसलिए इसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है
जिससे प्लांट अपना फूड बनाता है। यीस्ट, मोल्ड, पेनिसिलम, ये कुछ फंगई का नाम है। अब जैसे कि हम मशरूम, टोडल्स एंड पफ बॉल्स की बात करें तो ये कुछ गुड फंगई हैं जिनको हम वेजिटेबल के रूप में खाते भी हैं। आपने खाए भी होंगे, मशरूम की सब्ज़ी आपकी मम्मी ने बनाई होगी, बेशक आपने टोडल्स एंड पफ बॉल्स ना खाए हो, पर मशरूम तो ज़्यादातर सबने ही खाए होंगे। फंगई जो है ये इसको मॉइस्ट एंड वार्म कंडीशंस चाहिए होती है ग्रो करने के लिए। यहाँ पे मीट नहीं होगा, यहाँ पे नीड होगा। लास्ट पॉइंट में नीड होगा, नीड, मीट नहीं होगा, NEED। इसको वार्म कंडीशंस चाहिए होती है ग्रो करने के लिए। सम फंगई पैरासाइट्स भी होती है, मतलब कि दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे ही फीड करती हैं, दूसरी चीज़ों पे फीड करती हैं। पैरासाइट्स होते हैं जो दूसरी चीज़ खाएं, मरी हुई चीज़ें खाएं, जैसे कि इंसेक्ट्स होते हैं पैरासाइट्स, ह्यूमन पैरासाइट नहीं होते। हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़फुल टू अस। अब देखो, बैड ही नहीं होते, हार्मफुल भी होते हैं और यूज़फुल भी होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब जैसे कि हम बात करें फूड आइटम, जैसे हमारा ब्रेड हो गया, अल्कोहल हो गया, ये हमारे यीस्ट एक फंगई का नाम है, उसके द्वारा बनाया जाता है। दे आर यूटिलाइज्ड इन मेकिंग ऑफ कर्ड। लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो मिल्क को कर्ड में चेंज कर देता है। दे आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है ये भी एक बैक्टीरिया से बनता है, अल्कोहल से ही बनाया जाता है। सबसे पहले शुगर को हम कन्वर्ट करते हैं अल्कोहल में, फर्मेंटेशन की प्रोसेस से, हम फर्मेंटेशन भी देखेंगे आगे। इसके बाद इसे एसिटिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है एक बैक्टीरिया के द्वारा। दे आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन कॉल्ड एंटीबायोटिक। काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हम अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन में भी यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक्स जिसे हम बोलते हैं। ये एग्रीकल्चर में भी यूज़ होता है, जो कि फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को बढ़ाता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस को ये फिक्स कर देता है सॉइल में, जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया ये काम कर देता है। अब हम फर्मेंटेशन की प्रोसेस को देख लेते हैं। फर्मेंटेशन की प्रोसेस शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देती है यीस्ट एक फंगई है, इसकी मदद से। इसको डिस्कवर किया गया था 1857 में लुइस पास्चर के द्वारा। शुगर फॉर मेकिंग अल्कोहल कम फ्रॉम सब्सटेंसेस एज शुगर केन जूस एंड फ्रूट जूस। आगे हम देखते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़फुल भी होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम पैथोजेंस बोलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिसीजेज आर हार्मफुल टू अस। डिसीजेज स्प्रेड थ्रू एयर, वाटर, कॉन्टैक्ट ऑफ एनी इन्फेक्टेड पर्सन। जिसको कोई पहले से ही डिसीज़ है उसे अगर कोई कम्युनिकेबल, अब डिसीजेस भी 2 टाइप्स में होती है, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिसीजेस जैसे कि जो स्प्रेड हो जाती है, नॉन कम्युनिकेबल जैसे जो स्प्रेड नहीं हो पाती है। किसी इंसान को कोई कम्युनिकेबल डिसीजेज है और हम उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं तो वो डिसीज़ हमारे अंदर भी जा सकती है। उसके आसपास के एयर को हम ब्रीथ कर लेते हैं तो भी आ जा सकती है, और हम उसी का ही पानी, जैसे कि उसने कोई पानी पिया फिर हमने उसका झूठा पानी पी लिया तो भी वो डिसीज़ हमारी बॉडी में एंटर कर जाती है। या फिर हम उसका क्लोथ्स, उसकी टावल या उसका कोई भी यूटेंसिल यूज़ करते हैं तो वो बीमारी, उसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस बीमारी के हमारी बॉडी में चले जाते हैं, फिर वो हमारी बॉडी में मल्टीप्लाई होके हमें भी हार्म पहुंचाते हैं। सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड, और हमें अपने आप के लिए प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं। अब हम कुछ डिसीज़ेस को प्रिवेंट कर सकते हैं वैक्सीनेशन पे भी, पर एक प्रॉपर टाइम पे। ये नहीं कि आपने अपने टाइम के बाद लगवाई वैक्सीन तो उसका कोई असर नहीं होगा। जैसे किसी 5 साल के बच्चे के लिए एक वैक्सीन बनी हुई है, अब वो 10 साल का होके लगवाएगा तो फिर उसका कुछ असर नहीं होगा। कैरियर ऑफ डिसीजेज अगर हम देखें तो मॉस्किटोज एंड हाउस फ्लाई 2 कॉमन कैरियर है डिसीजेज के, और सबसे ज़्यादा डिसीजेज इनके द्वारा ही स्प्रेड होती है। मॉस्किटोज जो है ये स्टेगनेंट वाटर में अपने एग्स को ले करते हैं। हाउस फ्लाई जो है ये गार्बेज के डंप पे अपने एग्स को ले करती है। अब हम देखें तो हमें
प्रिवेंशन लेनी चाहिए इनसे। प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेज स्प्रेड बाय हाउस फ्लाइज। हाउस फ्लाइज से जो डिसीजेज स्प्रेड होती है उनसे हम क्या क्या पहले से ही प्रिवेंशन ले सकते हैं हम देख लेते हैं। अगर कोई भी अनकवर्ड फूड रखा है तो हमें उसको नहीं खाना चाहिए, जैसे कि रोड साइड स्टॉल्स होते हैं उन पे से, या फिर आपके घर में भी कोई अनकवर्ड फूड पे मक्खियाँ भिनभिना रही हैं तो आपको उस फूड को इंटेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके इंटेक करने से वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उस हाउस फ्लाई के हेयर्स, उसके हाउस फ्लाई के हेयर बॉडी पे बहुत सारे हेयर्स होते हैं, उसके लेग्स पे बहुत सारे हेयर्स होते हैं, वो गार्बेज डंप पे बैठती है, फिर वो आपके खाने पे बैठती है, तो जो गार्बेज डंप से वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लेके आ रही है वो आपके खाने पे छोड़ देती है, तो वो फूड हमें इंटेक नहीं करना चाहिए। फ्लाइज शुड बी किल्ड बाय यूजिंग इंसेक्टिसाइड स्प्रे। सम ऑफ द डिसीजेज स्प्रेड बाय हाउस फ्लाइज कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशंस। अब फ्लाइज से कौन कौन सी डिसीजेज होते जाती है, जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस सीसी फ्लाई से हो जाती है, स्लीपिंग सिकनेस सीसी फ्लाई से हो जाती है। जैसे कि काला अजहर, ये एक टाइप का फीवर होता है, ये सैंड फ्लाई से हो जाता है। The food should always be kept covered so that the flies cannot sit on it and not leave the microorganisms on it. हमें हमेशा फूड को कवर भी रखना चाहिए अगर आप कहीं इधर उधर जा रहे हो और उसे अभी नहीं खा रहे हो तो। प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज़। अब मॉस्किटोज़ भी डिसीजेज स्प्रेड करते हैं तो उनसे हम क्या क्या पहले से ही प्रिकॉशंस ले सकते हैं, अब ये देखते हैं। All the mosquitoes breed in water, so pools of stagnant water around the homes should be drained out so that mosquitoes may not breed in them. हमें जितने भी पूल्स हैं उनको क्लीन करना चाहिए। क्लोरीन एक दवाई होती है जिससे मॉस्किटोज़ उसमें ब्रीड नहीं कर पाएंगे। वीकली हमें क्लीन करना चाहिए पूल्स या फिर कोई भी स्टैगनेंट वाटर आपके घर के आसपास है, क्योंकि जो मच्छर हैं वो अपने एग्स को ले करते हैं वाटर के अंदर ही, जो या तो ड्रेन्ड वाटर होता है, गंदा पानी होता है, और रुका हुआ पानी होता है। स्टैगनेंट मतलब रुका हुआ। द विंडोज़ एंड द डोर्स ऑफ द हाउस हैव अ फाइन आयरन वायर मैश सो दैट मॉस्किटोज़ कैन नॉट एंटर द हाउस। मॉस्किटोज़ हाउस के अंदर ना घुस पाए, इसलिए हमारे जो विंडोज़ हैं और दरवाजे हैं घर के, उन पे हमें उनको क्लोज़ रखना चाहिए, और हो सके तो एक फाइन आयरन वायर मैश आता है वो हमें अपने विंडोज़ और डोर्स पे लगा के रखना चाहिए, उससे हवा पास होती रहती है पर मच्छर नहीं घुस पाते हैं। अब हम आगे देखते हैं। मॉस्किटो नाइट को इसको नेट कर लो। मॉस्किटो नेट शुड बी यूज्ड ओवर बेड वाइल स्लीपिंग टू प्रिवेंट मॉस्किटो बाइट। मॉस्किटो बाइट ना करें और मलेरिया जैसे डिसीज़ेज़ ना फैलाएं, इसलिए हमें अपने मॉस्किटो नेट लगाना चाहिए बेड के ऊपर रात में सोते वक्त। ऑल शुड बी ऑयल होगा यहाँ पे, ऑयल की जगह ऑयल शुड बी स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ ऑयल को हमें स्प्रेड करना चाहिए डर्टी वाटर की सरफेस पर, ताकि जो लार्वा है मॉस्किटोज़ का वो किल हो सके। इंसेक्टिसाइड शुड बी स्प्रेड इन हाउस पीरियडिकली टू किल मॉस्किटोज़। इंसेक्टिसाइड होती है एक दवाई जो मॉस्किटोज़ एंड फ्लाइज को मार देती है, ये भी हमें अपने घर के अंदर स्प्रे करनी चाहिए। तो ये था हमारा टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा टॉपिक देखेंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल। बाय बाय।